हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 10 FWF के चैप्टर नंबर 8 भोली को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है K.A. अब्बास। ये कहानी सुलेखा नाम की एक लड़की की जिसे लोग भोली कहते हैं जस्ट बिकॉज सी इज़ वेरी सिंपल एंड सी इज़ इनोसेंट, यानी कि वो भोली है इसलिए इसको भोली कहते हैं, समझे ना। इसके फादर का नाम है नुम्बेदार रामलाल। रामलाल याद रख लेना। ये उसकी चौथी बेटी है, यानी कि इसकी तीन बड़ी बहन है एंड ये चौथी नंबर की बेटी है, राइट। जब ये 10 महीने की थी ना तो फिर ये बेड से सिर के बल नीचे गिर गई थी। अब गांव में बेड को क्या बोलते हैं? माचा, एंड इंग्लिश में बोलते हैं COT, कॉट। ठीक है, कॉट पे सो रही थी, सिर के बल नीचे गिर गई एंड इसका सिर का जो दिमाग का इंपॉर्टेंट पार्ट था वो डैमेज हो गया, जिसके चलते इसकी डेवलपमेंट बहुत ही धीरे होती थी एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। इसके कारण इसको बैकवर्ड चाइल्ड कहा गया है स्टोरी के अंदर। आई थिंक तुम लोग समझ चुके होंगे कि क्यों इसको भोली कहा जाता है, एंड अगर क्वेश्चन पूछ ले तो फिर तुम बता दोगे कि क्यों इसको भोली कहते हैं, राइट। जन्म के टाइम में तो ये एकदम नॉर्मल ह्यूमंस की तरह थी एंड इसके जो कलर था वो भी एकदम फेयर था, लेकिन जब ये 2 साल की थी तो फिर इसको स्मॉल पॉक्स हो गए। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है जो कि चिकन पॉक्स से ही मिलती जुलती है। इसमें क्या होता है, बॉडी पे बहुत सारे काले काले डॉट टाइप होने लग जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग रहते, कभी वापस ठीक नहीं होते। बहुत ही रेयर चांसेस में ठीक होते होंगे शायद। इसकी बात करें तो फिर इसकी आंखों को छोड़ के इसके पूरे शरीर में यार ब्लैक ब्लैक डॉट्स होने लग गए एंड इसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई। इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हर होल बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। समझ गए? इसके पूरे शरीर को डिसफिगर कर दिया एंड यहाँ पर काले काले मार्क्स हो गए जो कि बहुत ही डीप थे। अब इसकी डेवलपमेंट की जो पेस थी ना वो बहुत ही धीरे थी। इसके चलते ये 5 साल की उम्र में जाकर बोलना सीखी एंड वो भी कैसे, रुक रुक के, स्टैमरिंग, रुक रुक के ये बोलती थी। जो बाकी बच्चे थे या फिर इसकी जो बहनें थी वो उसका मजाक उड़ाया करती थी, उसकी तरह एक्टिंग करती, जैसे कि रुक रुक के बोलते ना तो फिर बाकी बच्चे जो कि नॉर्मल बोल सकते लेकिन वो रुक रुक के बोलते थे, जिसके चलते इसको बुरा लगता था बेचारे को एंड ये कम ही बोला करती थी। सी यूज टू स्पीक वेरी लेस। अब तुम्हें ये तो पता है कि रामलाल की 4 बेटियाँ हैं, उसके अलावा उसके 3 बेटे भी हैं एंड रामलाल बहुत ही अमीर आदमी है, जिसके चलते उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा था खाने पीने के लिए उनके पास। तो रामलाल एक किसान था, यानी कि उसके पास में खाने की तो कमी थी ही नहीं। इसके चलते इसके सारे बच्चे एकदम फिट एंड स्ट्रांग थे एक्सेप्ट भोली, जो कि सबसे यंगेस्ट थी, वो ही सबसे बीमार रहा करती थी। अब इसके जो तीनों भाई थे ना वो तो स्कूल पढ़ने के लिए एंड कॉलेजेस पढ़ने के लिए सिटी लाइफ में चले गए, यानी कि शहरों में चले गए पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब इसकी बहनों की बात करें तो फिर सबसे बड़ी बहन थी, उसका नाम था राधा, जो कि सबसे एल्डेस्ट सिस्टर थी। जो इसकी बहन थी राधा उसकी शादी तो हो चुकी थी। इसकी सेकंड नंबर की जो बहन थी उसका नाम था मंगला, जिसकी शादी एकदम तय हो चुकी थी एंड जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसकी तीसरी नंबर की बहन जिसका नाम है चंपा, उसकी शादी के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि सीक्वेंस में चल रहा है, भोली का सबसे लास्ट में नंबर लगेगा। रामलाल की फैमिली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए इनके जो पति थे ना, यानी कि इनकी जो 4 बेटियाँ थी, उनके पति को ढूंढने के लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, घर बैठे रिश्ते आया करते थे, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन भोली के केस में अलग बात थी, क्योंकि ना तो वो सुंदर दिखती थी और ना ही वो दिमाग से इंटेलिजेंट थी, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ भोली की ही चिंता सताई जा रही थी। जब भोली 7 साल की हुई थी तभी उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी हो गई थी एंड उसी साल जब वो 7 साल की थी तो फिर उनके स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो फिर वहाँ का जो तहसीलदार था ना, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड है ऑफ कोर्स, तो फिर उसने ये सेरेमनी की, ओपनिंग सेरेमनी की एंड जो रामलाल था वो उसके पास में खड़ा था एंड जान पहचान का होगा, तो उसने कहा कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या ना तुम अपनी ही बेटी को स्कूल में भेजो ताकि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोशन मिल सके। रामलाल है ना सिर्फ और सिर्फ फार्मर नहीं था बल्कि वो एक रिवेन्यू ऑफिसर भी था, यानी कि वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था उस गांव के अंदर। सो ये तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बेटी को स्कूल में भेजे। स्कूल में भेजने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी वाइफ से एक बार कंफर्म करना था कि क्या वो भेज सकते हैं या फिर नहीं। जब उसने अपनी वाइफ को ये बातें बताई एंड कंसल्ट किया तो फिर उसकी वाइफ का डायरेक्ट यही आंसर था, अगर लड़कियां स्कूल में जाएगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा, जिससे उसकी पुरानी सोच का हमें पता चलता है। जबकि उसके फादर एग्री कर रहे थे लेकिन उसकी मदर वो एग्री नहीं कर रही थी। बट रामलाल के पास में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बातों को डिसओबे करे।
तो फिर उसकी वाइफ ने हाँ कह दिया कि ये सोचकर कि देखो इसके पास ना तो ढंग का चेहरा है और ना ही दिमाग है इसके पास में, वैसे भी इससे कोई शादी तो करेगा नहीं, तो चलो भेज दो इसको स्कूल में। फाइनल राजी हो गई। अगले दिन रामलाल भोली को अपने साथ लेके गए स्कूल, लेकिन भोली बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि उसे पता ही था स्कूल होता क्या है। बट उसको दिमाग में क्या याद आया, कुछ दिन पहले उनकी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसे ही इसी तरीके से लेके गए थे एंड उसको बेच दिया था, उसे वापस कभी लेके नहीं आए। तो फिर इसके दिमाग में क्या आया कि इसको गाय को जिस तरीके से बेचा ना उस तरीके से इसको भी बेच देंगे, इसको वापस घर कभी नहीं लेके आएंगे। यानी कि ये पूरी तरह से डरी हुई थी। जैसे ही उसके दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी तो फिर अपना हाथ छुड़वाकर वो भागने लग गए। तो रामलाल ने उस पर चिल्लाया कि अरे तेरे को स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। फिर उसके बाद में रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा कि इसको थोड़े ढंग के डिसेंट सी क्लोथ्स पहनाओ। अब देखो पहली बार ऐसा हुआ कि भोली को अपने खुद के कपड़े मिल रहे थे, यानी कि इससे पहले वो अपनी बहनों के पुराने कपड़ों को ही पहनती थी। तो फिर उसको लगा कि हाँ यार ये सही जगह है, मेरे को नए कपड़े मिल रहे हैं तो फिर मेरे को जाना चाहिए। साथ में ही उसको अच्छी तरह से नहलाया धुलाया गया था। अब यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो कि किस तरीके से उसको रेडी किया गया था स्कूल के लिए। एक तो उसको नहलाया धोया गया था, अच्छे कपड़े दिए गए थे, उसके बालों में तेल लगाया गया था, दैट ऑल थिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट, जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुंचे तो फिर बहुत सारे बच्चे क्लासेस में ऑलरेडी आ चुके थे एंड भोली को उसने हैंड ओवर किया हुआ कि हेड मिस्ट्रेस को। हेड मिस्ट्रेस पता है ना, जो सुप्रीम टीचर होती है, सबसे हेड होती है, उसको बोलते हैं हेड मिस्ट्रेस। तुम्हारे स्कूल में भी होगी शायद। तो फिर उसको हैंड ओवर किया एंड उसको क्लास में लेके गए। अब वो जो स्कूल थी वहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे, वहाँ पर सारी गर्ल्स पढ़ाई करती थी एंड वहाँ पर नीचे दरिया यानी कि मैट्स बिछाई हुई थी जहाँ पर वो लड़कियाँ बैठ कर पढ़ाई किया करती थी। फिर उसकी हेडमिस्ट्रेस उसको किसी क्लास में लेके गई एंड किसी कोने में जाकर बैठने को कहा। उसने पहली बार इतनी सारी लड़कियों को देखा जो कि उसकी ही उम्र की थी। उसके दिमाग में आया कि काश कोई ना कोई उसकी एक फ्रेंड बन जाए। उसकी फीमेल टीचर लेडी टीचर ने कुछ कहा लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। यू नो ना कि वो बैकवर्ड चाइल्ड थी, उसकी डेवलपमेंट बहुत ही धीरे थी, यानी कि वो समझ नहीं पाई कि ये क्या कहना चाहती है। उसने क्लास के आसपास दीवारों पर देखा तो वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी हुई थी, कलरफुल ड्राइंग्स, जिसको देखकर वो उस बहुत ही फैसिनेट फील कर रही थी क्योंकि जो ड्राइंग्स थी वो उसे बहुत ही अच्छी लगी। उसमें हॉर्स, काउ एंड बहुत सारी चीज़ों की ड्राइंग बन रखी थी जो कि एकदम रियल फील हो रही थी, उसको रियलिस्टिक फील हो रही थी। तो फिर अचानक से वो देखती कि उसकी टीचर उसको ही देख रही है एंड स्माइल कर रही है। तो उसकी टीचर ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ। लेकिन वो बोलना चाहती थी लेकिन वो रुक रुक कर बोल रही थी, भोली, ऐसे वो बोल रही थी, ठीक है। जब भोली से अपना नाम पूरा नहीं लिया गया तो फिर वो रोने लग गई। इस इंसिडेंट के बाद में वो चली गई किसी कॉर्नर में एंड बैठ गई एंड अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि उस डर था कि जैसे ही वो ऊपर देखेगी तो फिर एंड उसको विश्वास भी था कि सारी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही होगी, स्टिल अभी भी हंस रही होगी। जब घंटी बज गई, मे बी छुट्टी या फिर लंच की होगी, तो फिर सारी गर्ल्स तो चली गई लेकिन अभी भी उसको हिम्मत नहीं हुई कि अपना वो सिर ऊपर कर सके क्योंकि अभी भी वो दुख से डूबी हुई थी जो कि उस अपना नाम नहीं ले पाई थी, उस चीज़ का उसे दुख था। तो उस ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने भोली को इतने प्यार से आवाज़ दी थी। वो खड़ी हुई, उसके पूरी शरीर से पसीना पसीना होने लग गया। उसे डर था कि कहीं इस बार भी उसके जो जीभ है उसके चलते उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़े, यानी कि उसको शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और उसने ट्राई किया कि अपनी टीचर के लिए, इस अच्छी सी टीचर के लिए एटलीस्ट वो ट्राई करे कि वो ढंग से बोल सके। बिकॉज उसको विश्वास था कि उसके टीचर की आवाज़ बहुत ही सूथिंग, बहुत ही अच्छी एंड वो उस पर हंसेगी नहीं बाकी लड़कियों की तरह। वो अपना नाम रुक रुक कर कह रही थी लेकिन उसकी टीचर थी ना, वो उसको एनकरेज कर रही थी कि कोई बात नहीं, वेल डन, तुम ट्राई कर सकते, तुम बोल के रहोगी। फाइनली उसने अपना नाम पूरा कंप्लीटली ले लिया बिना स्टैमरिंग के। ये उसको बहुत ही अच्छा फील हो, इट वॉज लाइक अ अचीवमेंट फॉर हर। तुम लोग भी यार मेरी थोड़ी बहुत एनकरेज कर दो कमेंट सेक्शन में ताकि मैं भी ऐसे वीडियोस बना सकूं जिससे मेरे को भी थोड़ा अचीवमेंट टाइप फील हो। वैसे तुम्हारे कमेंट्स ही मेरे लिए एक अचीवमेंट की तरह काम करेंगे। उसका नाम सुनने के बाद में उसके टीचर ने उसको कहा, सजेशन दिया कि अगर तुम्हें ढंग से बोलना है ना तो फिर अपने दिल से उस डर को बाहर निकालो, तभी तुम बाकी लोगों की तरह बोल सकोगी, बिना रुक रुक के तुम बोल सकोगी बाकी लोगों की तरह। भोली ने उससे पूछा क्या सच में, तो फिर उसने कहा कि ऑफ कोर्स, अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो फिर ज़रूर तुम सबकी तरह बोल पाओगी। जब उसकी टीचर ने पूछा कि क्या तुम रोज आओगी तो फिर उसने अपना सिर हिलाया लेकिन उसकी टीचर ने कहा कि नहीं, तुम बोलो यस। अब उसने अचानक से यस बोला एंड वो सडनली वो एकदम एक्यूरेटली निकल गया बिना रुक रुक के बोले। वो खुद भी एस्टोनिस्ड हो गई, शॉक्ड हो गई कि वाह, फाइनली वो बोल सके बिना रुक रुक के बोलने। उसकी टीचर ने उसको एक बुक दी जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी एंड उनके नीचे ब्लैक वर्ड्स में उनका नाम लिखा हुआ था, जस्ट लाइक द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ हर स्कूल। उसकी टीचर ने कहा कि तुम इस बुक को 1 महीने में ही पढ़ पाओगी। अब जब तुम इसको पूरी तरह से पढ़ लोगी तो फिर मैं इससे बड़ी बुक दूंगी
एंड जब तुम उसको पढ़ोगी तो फिर मैं उससे भी एक बड़ी बुक तुम्हें दूंगी। दैट इज़ काइंड ऑफ लेवल ऑफ एप्रिसिएशन। और उसकी टीचर ने ये भी कहा कि कुछ समय बाद में इस पूरे विलेज में तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी एंड कोई भी तुम पर हंस नहीं सकेगा। अब इतनी एनकरेजमेंट के बाद में कोई आदमी कैसे बैठ सकता है यार। अगर मेरे को इतनी एनकरेजमेंट, इतनी मोटिवेशन मिल जाए तो फिर मैं बिल्कुल नहीं रुकूँ। अगर तुम लोग भी मेरी तरह सपोर्ट करो ना तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उसके टीचर ने कहा कि तुम इतना परफेक्टली बोल पाओगे कि लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगी। अब ये थोड़ा सा तुम्हें फिल्मी लगेगा लेकिन भोली को ऐसा लग रहा था तो फिर बताना पड़ेगा। टीचर की इन बातों को सुनकर उसे लगा कि जैसे उसके विलेज के जितने भी मंदिर हैं उन सब की घंटियाँ बज रही हो, जितने भी पेड़ उन सब के रेड फ्लावर्स ब्लॉसम हो रहे थे। उसके दिल में नई आशा की किरण जाग चुकी थी। का था एक स्मॉल टाउन, प्राइमरी स्कूल बन चुकी थी, एक हाई स्कूल, वापस सिनेमा भी बन चुका था। देयर वॉज अ सिनेमा अंडर अ टिन सेट, कॉटन गिनिंग मिल थी, मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी रेलवे स्टेशन के पास में, यानी कि डेवलप हो चुकी था उनका विलेज। अब वो विलेज नहीं बोलूँगा, उसको एक स्मॉल टाउन बोलना सही रहेगा, राइट। अब एक रात डिनर के वक्त में रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा कि क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी कि बिशंबर नाम का कोई आदमी है जिसने भोली के लिए रिश्ता ऑफर किया है, तो क्या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या, ऐसा वो उससे पूछ रहा अपनी वाइफ से। प्रोपोजल, ये चैप्टर तुम्हें याद है ना, तुम्हारी दूसरी बुक का लास्ट चैप्टर है ये। मैंने तुम्हें ये पढ़ा रखा, अगर तुमने नहीं पढ़ा अभी तक तो फिर तुम चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो उसकी मदर ने कहा कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, भोली एकदम खुश नसीब होगी कि उसे इतना अच्छा पति मिलेगा। एटलीस्ट उसके पास में एक बड़ा सा मकान है, एक बड़ी सी दुकान है और हज़ारों नोट उसके बैंक में पड़े हुए हैं। एंड उसकी एक और मैं क्वालिटी तुम्हें बताऊं, वो नहीं बता रही, मैं बताता हूँ। वो उसकी उम्र क्या थी, भोली के फादर की उम्र के बराबर था एंड मे बी उसके फादर से भी वो बुजुर्ग था। यानी कि तुम समझ सकते हो कितना एज डिफरेंस, कितना एज गैप होगा दोनों के बीच में। अब रामलाल बताता है कि देखो, एक तो वो दहेज नहीं लेगा, लेकिन उसकी पहली पत्नी से उसके पास में एक बच्चा है जो कि मे बी भोली की ही उम्र का होगा। वो बिशंबर ना तो ढंग से चल पाता है एंड यानी कि उसकी कुछ अच्छे पॉइंट्स भी एंड बुरे पॉइंट कुछ ज़्यादा ही है। अब तुम्हें पता ही होगा कि जो बिशंबर था ना, वो 45 साल का हो या फिर 50 साल का, उसकी मदर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसकी मदर को, भोली की मदर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो पुरानी ख्यालात की थी। उसने कहा कि एक आदमी आखिर आदमी होता है, भले 45 साल का हो या फिर 50 साल का। यू कैन सी कि कैसी इसकी सोच होगी। उसकी मदर कहती है कि अच्छा हुआ कि बिशंबर इस गांव का नहीं दूसरे गांव का, अगर वो इसी गांव का होता तो फिर वो उससे शादी नहीं करता, बिकॉज उसे पता होता कि हमारे भोली के चेहरे पर इतने सारे दाग धब्बे हैं एंड उसे बिल्कुल भी दिमाग नहीं। साथ ही अगर ये शादी नहीं करेगा तो फिर भोली तो कंवारी रहेगी, पूरी जिंदगी भर अनमैरिड रहेगी। रामलाल को दया आई, उसने कहा कि आखिर भोली क्या कहेगी, लेकिन उसकी माँ ने कहा वो क्या कहेगी, वो तो एक भोली गाय की तरह, यानी कि सी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। वेल, जब ये बातें कर रहे थे ना, उसी वक्त भोली जगी हुई थी, वो अपने कॉट पे सो रही थी एंड ये सारी बातें वो सुन भी रही थी। है शादी के दिन का, वो बारात लेके आता है जिसको यहाँ पे लिखा हुआ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो कि बारात है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। साथ में उसके पास वो बैंड बाजा भी लेके आया था जिसमें हिंदी सॉरी इंडियन सॉन्ग्स बजाए जा रहे थे। तो तुम समझ सकते हो बारात वाली फीलिंग है, ठीक है। जो दूल्हा था यानी कि बिशंबर नाथ, वो घोड़े पर बैठ के आ रहा था। वेल, उसके जो फैमिली वाले थे वो बहुत ही खुश थे, किसके, भोली के फैमिली वाले, क्योंकि उनको पता था कि ये भोली तो भोली, इससे कौन तो शादी करेगा। लेकिन उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इसकी बारात में इतनी ज़्यादा धूमधाम से लोग आएंगे। साथ ही साथ उसकी बहनों को भी जलन हो रही थी कि हम तो परफेक्ट है, हमारी शादी में तो इतनी धूमधाम नहीं थी, लेकिन इसकी शादी में इतनी धूमधाम कैसे हो रही है। एंड जैसे कि पंडित जी का डायलॉग होता ही हर एक मूवी में कि फेरों का समय हो रहा है, वधू को बुलाया जाए, तो वो भोली आती है रेड सिल्कन ड्रेस में एंड सैक्रेड फायर लिखा हुआ, सैक्रेड फायर मतलब हवन के पास में आती है। तभी कहीं से बिशंबर के दोस्तों की आवाज़ आती है कि इसको माला पहनाओ, वरमाला पहनाओ। तभी बिशंबर मैरीगोल्ड का येलो कलर का एक फ्लावर होता है, उसकी माला को लेता है और उसके गले में पहनाने लगता है। तभी एक कोई औरत आती है जो कि चल रही थी एंड जो कि स्लिप्ट हो जाती है उस सिल्कन ड्रेस से एंड जो वेल घूंघट होता है ना, वो सिर के ऊपर से निकल जाता है, चेहरा हट जाता है। बिशंबर को दिख जाता है भोली की वो सूरत जिसमें डार्क स्पॉट्स हो रखे थे, पॉक मार्क्स हो रखे थे। ये होते ही भोली ने डायरेक्टली अपने चेहरे को वापस ढका, लेकिन बिस्तर ने अपने दोस्त को कहा कि क्या तुमने देखा उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हो रखे, यानी कितने दाग धब्बे हो रखे। तो उसके दोस्त ने कहा कि वैसे तू भी तो कौन सा जवान है। वेल, उसने कहा कि
अब जो भी हो, अब शादी करनी है। कहा कि अब जो भी हो, अगर शादी करनी है तो फिर मेरे पास में 5,000 रुपये 1 मिनट में आने चाहिए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रामलाल ने अपनी साफे को यानी कि अपनी इज्जत को बिशंबर के पैरों में रख दिया एंड कहा कि मेरे पास बस 2,000 रुपये हैं, प्लीज़ आप जाइए मत, हमारी बेइज्जती होगी। रामलाल ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप यहाँ से चले गए तो फिर मैं किसको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, यानी कि गांव में उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि उसके घर से बारात खाली हाथ चली गई। रामलाल की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। तब वो अपने तिजोरी से सेफ से पैसे निकालता है एंड उसको बिशंबर के पैरों में रख देता है। तभी बिशंबर के चेहरे पर एक लालची, एक शैतानी हंसी आई, एक स्माइल आई, जैसे कि उसने गैम्बलिंग की एंड उसने पैसा जीत लिया हो, वैसी ही स्माइल उसके चेहरे पर आई थी। फिर उसने चिल्लाया कि दो मुझे वो गार्लैंड यानी कि वरमाला दो, मैं उसे पहनूंगा। इस बार फिर से उसके भूली के चेहरे से वो घूंघट हट गया, लेकिन इस बार वो नीचे नहीं देख रही थी बल्कि बिशंबर को घूर कर स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और ना ही नफरत थी, बल्कि उसकी आंखों में उसके प्रति बिल्कुल भी सम्मान की भावना नहीं थी। जैसे ही बिशंबर उसको वो माला पहनाने वाला था, तभी लाइटनिंग की स्पीड से भोली ने उस माला को छीना एंड हवन में फेंक दिया था। भोली खड़ी हुई एंड उसने घूंघट को उतार के फेंक दिया। विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर उसने चिल्लाया पिताजी इन अ लाउड वॉइस, जो कि सब लोग उसको सुन के खड़े हो गए। पहली बार भोली ने बिना स्टैमरिंग के कुछ बोला था, वो भी कितना लाउडली। उसने कहा कि आप ये पैसे वापस ले लीजिए एंड मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज सो थंडरस। रामलाल को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसके जो गेस्ट थे ना वो सब फुसफुसा रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे कि कितनी शर्म की बात है, कितनी सेमलेस लड़की है ये कितनी अगली है। ये बात सुनकर भोली के फादर ने कहा कि क्या तुम पागल हो गई हो, हमारी इज्जत की थोड़ी तो चिंता कर लो, तुम क्या करने वाली हो। उसकी रिप्लाई में भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के चक्कर में तो मैं उस आदमी से शादी करने वाली थी, लेकिन मैं इस लालची बुजुर्ग आदमी से शादी नहीं करने वाली। अब भोली ने कौन से वर्ड्स यूज़ किए देखना, लेम ओल्ड मैन यानी कि मूर्ख बुजुर्ग आदमी, ये कायर है, ग्रीडी है और मीन यानी कि दुष्ट है, ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं करने वाली, ऐसा कहा था भोली ने। ठीक है, तभी एक बुजुर्ग महिला की आवाज़ आई कि कितनी शर्म की बात है, कितनी सेमलेस लड़की है ये हमने तो इसको सोचा था कि एक हार्मलेस डम्प काऊ होगी, यानी कि एकदम गूंगी गाय की तरह होगी। तभी भोली ने वायलेंटली उसको रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं जब तक एक हार्मलेस डम्प काऊ भोली गाय बनी रही तो फिर तुम लोगों ने मेरे को एक हार्टलेस क्रिएचर को दे दिया, यानी कि निर्दयी आदमी को तुमने मुझे देने की सोच ली। अब ये डम्प काऊ, ये हार्मलेस डम्प काऊ, ये स्टैमरिंग फूल अब बोल रही है और तुम्हें सुनना होगा। ये सुनते ही जो बाराती लोग थे ना वो सब तो चले गए एंड जो बैंड बाजे वाले थे वो कंफ्यूज हो गए। उनको लगा कि ये सेरेमनी ख़त्म हो गई है तो फिर एक एंडिंग सॉन्ग बजा दिया जाए, जो कि थोड़ा बहुत इमोशनल होगा मे बी। एक साइड में जब क्लोजिंग सॉन्ग बज रहा था तो फिर रामलाल बहुत ही दुखी था। हवन की जो लपटें थी यानी कि फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर वो धीरे धीरे बुझने लग गई। सारे गेस्ट लोग चले गए थे। तब रामलाल ने उससे क्वेश्चन किया कि अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, अब हम आखिर करें तो करें क्या। फिर उसके बाद में भोली ने काल्म एंड स्टेडी वॉइस में रिप्लाई दिया कि कोई बात नहीं, जब आप लोग बुजुर्ग हो जाओगे तो फिर मैं आपकी सेवा करूंगी एंड जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पर ही मैं पढ़ाऊंगी। अब उसके टीचर दूर एक कोने में खड़े होकर ये सारा ड्रामा देख रहे थे एंड उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर पढ़ा सकती हो। इसके बाद में सुलेखा की स्माइलिंग आइस में वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे कि एक आर्टिस्ट को अपनी मास्टरपीस को कंप्लीट करने के बाद में जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती थी ना, वैसी ही फीलिंग आ रही थी सुलेखा को। इसी के साथ में ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि आपके कमेंट्स से हमको एनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है एंड हम और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने की ट्राई करते हैं। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।